नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं जागते रहो। जागते रहो सच दिखाने का अभियान है और इसीलिए हम देश की खबरों की बात तो करते ही हैं, अपने पड़ोसी मुल्क की भी खबर रखते हैं। इसीलिए आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में चल रहे सियासी ड्रामे का पटाक्षेप बस होने ही वाला है। अविश्वास प्रस्ताव और नेशनल असेंबली भंग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है और यह फैसला इमरान खान के हक में तो नहीं ही आने वाला। पिछले कई दिनों की सुनवाई और चीफ जस्टिस के सवाल जवाब से कम यही लग रहा है। तो इमरान खान अब क्लीन बोल्ड हो गए समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे फिर उसके बाद। आज 43वां दिन है इस युद्ध का। हालात बता रहे हैं कि यह अभी और लंबा खिंचने वाला है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC से रूस को बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। अमेरिका समेत नेटो देश इसे अंजाम देने में जुटे हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोपी मुर्तजा, उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुर्तजा आईएसआईएस को फंडिंग करता था। जल्दी ही वो कनाडा और फिर वहां से आईसिस के गढ़ सीरिया में शिफ्ट होने वाला था। पकड़े जाने पर उसने फिदायन हमले की भी प्लानिंग की थी। बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके बाद श्रीलंका चलेंगे। श्रीलंका में किस कदर भुखमरी और कंगाली बढ़ती जा रही है आप जानते ही हैं। लोग खाने पीने से लेकर दवाइयों तक के लिए तरस रहे हैं। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इन हालात में चीन ने भी श्रीलंका से किनारा कर लिया है। लेकिन भारत, हमारा देश, हम तो पड़ोसी देश को इस हाल में छोड़ ही नहीं सकते। हमारी सरकार उन तक हर मदद मुहैया भी करा रही है और इसीलिए श्रीलंका भारत को बड़ा भाई बता रहा है। जागते रहो में आपको ये तमाम खबरें सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसले को लेकर के ये खबर है। संसद भंग करने पर कोर्ट का फैसला थोड़ी ही देर में आ सकता है। कोर्ट का फैसला, कोर्ट के उठाए डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सवाल, अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का फैसला गलत। कोर्ट पहुंचे चुनाव आयोग के सचिव। कोर्ट के फैसले से पहले इमरान ने क्या कहा वो भी बताते हैं आपको। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन इमरान के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए इस बात की उम्मीद बहुत कम है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला गलत था। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की न विदेशी साजिश वाली चाल कामयाब हुई और न ही पाकिस्तान में चुनाव कराने वाली दाल ही गई। इमरान खान ने पहले अपनी कुर्सी और इमेज बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इमरान को जब लगा कि वो अविश्वास मत में हार जाएंगे तब उन्होंने नेशनल असेंबली में अपने सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश का दांव खेला। इमरान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि NSC की बैठक में विदेशी साजिश की बात पर सहमति बनी है, जबकि NSC की बैठक में सरकार गिराने को लेकर विदेशी साजिश की कोई बात हुई ही नहीं। इमरान खान की तरफ से झूठ कहा गया जिसको आधार बनाकर डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से पाकिस्तान में चुनाव की सिफारिश कर दी। लेकिन ऐसा करके इमरान खान सबसे बड़ी गलती कर बैठे। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी इमरान खान से नाराज है। इमरान खान ने विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए अमेरिका का नाम लिया था। विदेशी मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कहकर इमरान ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में इमरान खान का क्या भविष्य होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इमरान खान की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिस तरह अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया, कोर्ट ने उस पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त टिप्पणी की है। आइए आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है टिप्पणी करते हुए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान कोर्ट से इमरान खान के हक में फैसला नहीं आया है। हम आपको बता रहे थे कि इमरान खान के हक में तो कम से कम फैसला नहीं आएगा। जिस तरीके से CJP का रुख था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रुख था, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान खान को बड़ा झटका दिया है। इमरान खान का हर दांव फेल हुआ है। डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था, यह कहा गया है। पाकिस्तान कोर्ट से इमरान खान को यह कहते हुए एक बड़ा झटका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द किया।
डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है। अब आप समझे कि इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला संवैधानिक बताया गया है। पाकिस्तान कोर्ट से इमरान खान को ये बड़ा झटका लगा है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास होगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी खबर इस वक्त जियो न्यूज पर आपके सामने है। 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की शाम तक मुकदमे की समाअत हुई। अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था और अब इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। स्पीकर ने है 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की शाम तक मुकदमे की समाअत हुई। अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था और अब इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की कौमी असेंबली जिसको तहलील कर दिया गया था 3 अप्रैल को, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहाल कर दिया गया है। 3 अप्रैल के अहकामात गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी, असेंबली की तहलील गैर कानूनी करार दे दी गई है। यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में कि वजीर आजम को इख्तियार नहीं था कि वो सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस देते। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली तोड़ने का ऑर्डर गैर आईनी करार देकर असेंबली बहाल कर दी है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। वजीर आजम सदर को एडवाइस नहीं दे सकते थे। अब तक के कानूनी इकदामात को गैर आईनी करार दे दिया गया है। 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जियो न्यूज पर आपके सामने। स्पीकर को हफ्ते की सुबह 10 बजे इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया गया है। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को भी कलादम करार दे दिया गया है। स्पीकर को 9 अप्रैल को कौमी असेंबली का इजलास बुलाकर हफ्ते की सुबह तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म दे दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लाजर बेंच समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर चुका था। ये फैसला आप सुना दिया गया है। इसकी इब्तदा इस तरह से हुई कि डिप्टी स्पीकर के इक़दामात को गैर आईनी करार दिया गया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दिया गया। तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी कर दिए हैं। सदर के निगरान हुकूमत के अहकामात को कलअदम करार दे दिया है। एक तारीखी फैसला जो इस वक्त जियो न्यूज पर आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार। इजलास में बुलाए गए इजलास में तहरीक आदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने के इकदामात को गैर कानूनी करार दिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है, चीफ जस्टिस और 5 रुकनी लाजर बेंच में शामिल जजेस का कहना है मुत्तफिका फैसले में कि असेंबली की तहलील गैर आईनी थी। गैर आईनी करार देते हुए असेंबली को बहाल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस 5 रुकनी लाजर बेंच की तरफ से कहा गया है कि वजीर आजम को इख्तियार नहीं था कि वो सदर को एडवाइस देते असेंबली तोड़ने की। ये कहते हुए पाकिस्तान की कौमी असेंबली को बहाल कर दिया गया है। 9 अप्रैल हफ्ते की सुबह स्पीकर को कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। हफ्ते की सुबह 9 अप्रैल को स्पीकर को इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। कौमी असेंबली के बुलाए गए इस इजलास में तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म दिया गया है। तहरीक आदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। 5-0 से यह फैसला, 5 मुत्तफिका जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। डिप्टी स्पीकर ने 3 अप्रैल को रूलिंग दी। मार्च को तहरीक आदम एतमाद पर लीव ग्रांट की गई। डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग आइन के खिलाफ करार दे दी गई है। आपको इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही बड़ा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच जिसमें जजेस शामिल थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली को पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, हसन दुरानी साहब और राना अली ज़ुहैब साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुरानी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमें ये तो पता था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा वो इमरान खान के हक में तो नहीं होगा, लेकिन अब इमरान खान का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब क्या होगा। बेसिकली ये चीज़ जो है ये तो खान साहब को पहले सोचनी चाहिए थी कि वो जो ऐसा गैर कानूनी या गैर आईनी काम करने चाह रहे हैं तो उसका बाउंस बैक होगा तो उसका रिपल इफेक्ट क्या आएगा उनके ऊपर।
लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने 2-3 चीजें ऐसी की, जैसे मैं अभी आपका पहले इंट्रो सुन रहा था सारा, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने लोगों को गद्दार तक कहना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये आइन को इन्होंने तोड़ा है और अमेरिकन जो है या गैर मुल्की जितनी भी जो पॉलिसीज हैं या उनकी ताकतें हैं, उनकी हुकूमत जो है तोड़ने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। अब ये सारी की सारी चीजें हैं वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गई हैं। खान साहब जो थे वो पिछले 22 साल से एक एजिटेटर के तौर के ऊपर पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन अगर आप उनको देखते हैं एक सीजन पॉलिटिशियन के तौर के ऊपर या संजीदा पॉलिटिशियन के तौर के ऊपर, तो खान साहब अभी तक जो है अपने वो ग्लैमर इमेज से बाहर नहीं निकल सके। अभी तक खान साहब जो है वो एक प्लेयर के तौर पे ही हैं और पिछले अगर हम साहब जो हमारी गवर्नमेंट है अगर उसमें देखते हैं तो 126 दिन का जो उन्होंने धरना दिया था कंटेनर्स के ऊपर वो बैठे रहे थे और वो एजिटेटर के तौर पे उन्होंने उस हुकूमत को भी सबूताज करने की पूरी कोशिश की थी और अभी तक आज के दिन तक खान साहब जो हैं वो उसके अंदर से नहीं उतर सके। उनका जो एटीट्यूड है, उनका बात करने का तरीका है, अपना मुखालिफ को बुलाने का तरीका है, उसको मुखातब करने की जो बात है वो अभी तक वैसी की वैसी है। हाँ, अब होना ये चाहिए था कि यहाँ के ऊपर, लेकिन जो है हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक फैसला दिया और मैं ये समझता हूँ कि जो अब तक जो मेरी नॉलेज है, ये इतनी मेरी उम्र है और मैं ये सहाफत कर रहा हूँ, ये चीज़ें देख रहा हूँ, उसमें पहली दफा ऐसा हुआ है कि अदालत ने फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर एक पॉपुलर फैसला दिया है जिसने कि वाकई ही हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो अदलिया है, हमारी जो जुडिशरी है, उसकी इज्जत और वकार में बहुत ज्यादा जो है इजाफा कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ये है कि मेरा सवाल ये बनता है कि क्या जो ये काम हुए हैं, आइन को तोड़ा गया है, ये खाली जो आइन के उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है, पाकिस्तान का आर्टिकल 6 जो है वो ये कहता है कि जो बंदा आइन को दुरानी तोड़ेगा, साहब लौटूंगा आपके पास। राना अली ज़ुहैब साहब, जो दांव अब तक इमरान खान ने चले थे वो फेल हो गए, अब संसद बहाल होगी, अब क्या दांव बचा इमरान खान के पास? अब सिर्फ फेक ही बचा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उनके खिलाफ कामयाब हो जाती है तो एक ही दाव उनके पास मौजूद है, वो है कि वो जितने मेंबर्स हैं 155 वो असेंबलियों से इस्तीफे दे दें। अब एक ही ऑप्शन उनके पास बची है जो आईनी और कानूनी। राना अली साहब, आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, वहां आपके पाकिस्तान की हलचल हम देख लेते हैं जियो टीवी पर क्या कुछ दिखाया जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक चेतावनी फैसला सुनाया है और अपने इस फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A जो है वो अपनी जगह पर मौजूद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुना और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आया वो इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त तैयार होता है, लेकिन हल्का बंदियों का बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत को हमने खत लिख रखे हैं, 16 खत लिखे, लेकिन हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी, जिसके बायस हल्का बंदियां ना हो तो इलेक्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने तवील मुशावरत की है और हम ये जो फैसला सुना रहे हैं ये एक मुतफिका फैसला है। स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो रूलिंग जो है वो आइन से मुतसादिम है, लिहाजा उस रूलिंग को अदालत कलअदम करार देती है। और उसके बाद क्योंकि वजीर आजम अदम एतमाद की तहरीक के दौरान एडवाइस नहीं कर सकते थे, वजीर आजम ने जो एडवाइस सदर को भिजवाई असेंबली तहलील करने की, वो एडवाइस भी गैर आइनी और गैर कानूनी है, अदालत उसको कलअदम करार देती है। फिर तीसरा स्टेप ये था कि सदर मुमलिकत ने जो वजीर आजम की एडवाइस के ऊपर असेंबली तहलील करने का हुक्म जारी किया, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस इक़दाम के बाद अबूरी हुकूमत के लिए सदर ने जो इक़दाम उठाए हैं वो भी कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि उसके ये असेंबली की तहलील की एडवाइस और उसकी तहलील जो है वो गैर आइनी थी। लिहाजा अबूरी सेटअप के हवाले से जो अमल किया गया है वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि 8 मार्च को जो तहरीक अदम एतमाद दाखिल हुई थी, इस लिहाज से असेंबली का सेशन जो है वो उसके मुताबिक चलेगा और 3 अप्रैल को जो सुप्रीम जो तहरीक एतमाद पर वोटिंग का मरहला था वो 9 अप्रैल को 10:30 बजे तक मुकम्मल किया जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफिका तौर पर
वजीर आजम की तरफ से असम्बली तहलील करने की एडवाइस, स्पीकर की रोलिंग, असम्बली तहलील करने का हुक्मनामा और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत के हवाले से उठाए गए जितने इकदाम थे वो तमाम के तमाम गैर आईनी करार दे दिए हैं। इस तरह अब तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो दोबारा जिंदा हुई है। चलिए अब मेहमानों पर वापस आते। राना अली ज़ुहैब साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अब इमरान खान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है और वो ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम एतमाद जिस दिन हो, अगर वो उनके खिलाफ कामयाब हो जाती है, इमरान खान साहब पीएम नहीं रहते, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो इस्तीफे देके असेंबली से बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हम ये समझते हैं कि ये बहुत पाकिस्तान का ये तारीखी फैसला है, ये आइन और कानून की बालादस्ती का फैसला है और इसको जितना इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में एक बार फिर। अच्छा, क्या कहेंगे आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद यही कहा जाएगा इमरान खान को देखते हुए कि जो बोया वही काटा उन्होंने? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो बोया वही काटा उन्होंने आखिरी तौर पे। और इन्होंने, बल्कि एक बात मैं पीछे नहीं हटूंगा बोलने में, इनकी मैं दाग देता हूं कि ये 19 प्रधानमंत्री देखे पाकिस्तान में और 22 टेन्योर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 3 बार आए थे, किसी की जरूरत नहीं हुई 1947 14 अगस्त से लेके लियाकत अली खान से लेके अब तक इमरान खान तक कि वो मिलिट्री से पंगा ले सके, पाकिस्तान में वेस्टर्न पावर से पंगा ले सके। लेकिन देखिए इन्होंने क्या करा। अब आप देखिए अनुराग भाई, 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन अनाउंस कर दिया गया और आर्टिकल 54 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अनाउंस किया जाता है उसके 2 हफ्ते बाद, यानी कि 14 दिन में आपको वोटिंग करनी होती है लोअर हाउस में, पार्लियामेंट में इनके। अब इन्होंने तारीख आ गई 22 मार्च। 22 मार्च इन्होंने कहा OIC मीटिंग है, हम आगे करते हैं, पोस्टपोन किया। 24 मार्च पे फिर उसके बाद बोला कि MP का इंतकाल हो गया है। 28 मार्च में के लोग इनके कम से कम 50% जो के 342 मेंबर इनके सीट्स हैं इनके असेंबली में, उसके 50% तो उनके मतलब कम से कम 171 से 172 तो होने चाहिए थे कम से कम, मगर बहुत ही कम वहां पे मौजूद हुआ। तो इन्होंने और फिर डिले करा। 3 अप्रैल के बाद ये तमाशा किया इमरान खान साहब ने, इन्होंने पूरी दुनिया को एक संडे ब्रंच का दावत देके इनवाइट करके उनको चूना लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये डिले हो गया। अब इन्होंने आर्टिकल 5 का अक्लमंदी से या बेवकूफी से कोई भी कह दे उपयोग करा और इन्होंने भंग कर दी पूरी असेंबली। इसके बाद अब डेप्टी स्पीकर सुनील साहब पे, जो कि 2018 में अच्छे 183 वोट्स लेकर आए थे, अच्छे बड़ा इनका रिकॉर्ड था, अब ये यहाँ पे मुसीबत में पड़ गए। इनके ऊपर बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ सब ने बोला हम केस करेंगे, सब दौड़े सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि भाई पहले डिप्टी स्पीकर ने जो बयान दिया है, जो भंग करी असेंबली, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास इन्होंने प्रपोजल दिया था, प्रेसिडेंट ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, अब वो पहले इलीगल साबित होगा। इलीगल साबित होने के बाद आर्टिकल 6 के तहत यानी कि हाई ट्रेजन गद्दारी का करार दिया जाएगा और फिर इन पे वो ट्रायल चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी बोला है कि किसी को भी करार आप गद्दार करार नहीं दे सकते जब तक वहां से रूलिंग ना आ जाए। सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए, लेकिन इनकी इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जी रोकना चाहूंगा आपको। आखिर पे फिर जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार जो बेंच के साथी थे, मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये पूरी कौम की फतह है, आईन पाकिस्तान की फतह है, जमहूरियत की फतह है, अवाम की फतह है, पिसी हुए कौम की फतह है। और अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया और इस पर आज कौम कल अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। जुमे की नमाजों में लोग 2 रकात शुक्राने का नफल भी पढ़ें, पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी करें और पाकिस्तान में जो सियासी बहरान, माशी बहरान आए हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाले और इंशाअल्लाह
अब कल पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर भी होगा, उसके लिए दुआएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी। और वो जो पहले ऐलान था कि यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें एहतजाज का पहलू शामिल था, इसलिए उसको यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। इसका ऐलान करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। बाकी साहिबान अब मजीद भी आपसे बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत मौलाना साहब की पूरी तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं और अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वक़ार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक यूनानिमस फैसला दे के पाकिस्तान की आवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है, पार्लियामान का जो सॉवरेनिटी है उसको मजबूत किया है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शहर रमज़ान में ये एक बहुत बड़ा ये मार्का सर किया है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने, मुतहद्दा अपोजिशन ने और तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने और आवाम के साथ मिलकर ये जो जंग हमने गुर्बत के खिलाफ लड़नी है, बेरोज़गारी के खिलाफ लड़नी है और महंगाई के खिलाफ लड़नी है, ये इंशाअल्लाह हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आज हमें अल्लाह ताला के यहाँ अपना सर को अपना उसके सजदा रेज़ होना है और उसका अपना जितना शुक्र अदा करें वो कम होगा। शहबाज साहब आपने एक फैसला किया था कि गैर जी ये चूँकि मौलाना साहब ने अभी तरावी के लिए जाना है तो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा डाल दिया। ज़मीर अली दैतो भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। सुन लिया होगा आपने विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इमरान खान नहीं रहे तो शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले पीएम। दैतो साहब। जी बिल्कुल, ये एक तो पाकिस्तानी कौम के लिए इसलिए भी खुशी का मौका है कि पाकिस्तान में अदलिया की जानिब से जो नजरिया ज़रूरत लेकर पाकिस्तान में आइन के साथ मजाक किया जाता था वो आज दफन हो गया है। उसके साथ साथ वो दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है दोबारा शुरू होगा। तो यकीनी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर दिए गए हैं कि 9 अप्रैल को दोबारा 10 बजे इस हवाले से इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन में ऐसा ही लग रहा है कि अपोजिशन के पास 177 नंबर हैं जबकि हुकूमत के पास वो नंबर पूरे नहीं हैं। तो लिहाजा इमरान खान के लिए अब अपनी सीट बजाना बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन आने वाले 48 घंटे में देखते हैं कि इमरान खान इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो आईनी और कानून की रूह से अगर हम देखते हैं तो उस सूरत में इमरान खान के लिए अपनी सीट पर रहना मुश्किल है, जबकि शहबाज शरीफ जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हैं, तो उसके लिए चांसेस जो है ना वो 100% क्लियर है। लेकिन इसमें देखते हैं कि पंजाब में भी सेम सूरत हाल है। अब आने वाले कुछ दिनों में कुछ घंटों में ये हो सकता है कि पंजाब में गवर्नर राज या कोई और ऐसी आईनी या कानून से मुतसादिम चीज़ का ऑर्डर दे दिया जाए। लेकिन इस वक्त यकीनी तौर पे ना सिर्फ अपोजिशन के लिए बल्कि वो लोग जो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में दोबारा आइन और कानून की जीत हुई और इस सारे प्रोसेस के बाद अब 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे दोबारा इलेक्शन होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। बिल्कुल। दुरानी साहब, इमरान खान ने कहा था कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा। इतनी गेंदें उन्होंने अपने करियर में खेली होंगी, लेकिन ये 9 तारीख को एक ऐसी गेंद आने वाली है जिस पर जो शायद उनकी जिंदगी की वो पहली गेंद होगी जिस पर उन्हें पता है कि वो आउट होने वाले हैं। नहीं देखिए, मैं जो है ना आपसे पहले भी आप ही के प्रोग्राम के आप ही के चैनल के एक प्रोग्राम के अंदर मैं बैठा हुआ था और वहाँ मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि खान साहब आपका इनिंग खत्म हो चुकी है। आप अगर वनडे खेल रहे थे तो आपके 50 ओवर पूरे हो चुके हैं। अगर आप T20 खेल रहे थे तो आपके 20 ओवर पूरे हो चुके हैं। T10 खेल रहे थे 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। ये जो बातें आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अभी इसके अंदर एक चीज जो है ना सिर्फ मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अपना मेजर साहब ने बात की कि पाकिस्तानी फौज के साथ उन्होंने पंगा लिया। सर देखें, लाजमी नहीं होता है कि पंगा लेगा ही फौज के साथ तो ये प्रॉब्लम होगा। देखें, आपकी अपनी भी गलतियां होती हैं। खान साहब की अपनी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उनके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं थी, उनके अंदर मुल्क को चलाने की बिल्कुल किसी किस्म की कैपेसिटी नहीं थी।
और किसी की भी किस्म के वो डिसीजन नहीं ले सकते थे। पाकिस्तान उन्होंने को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये था कि जो इलेक्टेड लोग जो उनके साथ चल रहे थे उनको उन्होंने अपने साथ नहीं बैठाया, बल्कि उन्होंने इंपोर्ट किए हुए थे जो मशीरान थे जो कि हुकूमत को चलाने में उनकी मदद कर रहे थे। जिस वजह से, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ पे हुकूमत में शामिल होंगे, अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे और उठ के वापस चले जाएंगे। जब कोई बंदा इस किस्म के डिसीजन अगर ले रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, तो वो किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी कौम के साथ मुखलिस नहीं होता। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, लेकिन खान साहब को अगर इस बातों का दराक होता, अगर वो इतनी ही उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, तो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो वो अपने आप को खिलाड़ी शो करते, अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेके आते, और ये जो इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ मुल्क के अंदर, वो उस तक लेके जाते ही ना, तो पहले ही कहते ठीक है बात खत्म हो गई, आप आए और आके अपना तहरीक अदम एतमाद लेके आए कि मुझे अपने प्लेयर्स के ऊपर पूरा भरोसा है, मेरे प्लेयर्स मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। इसमें एक चीज को मैं ऐड करूंगा, राणा साहब डेफिनेटली मुझे इस बात में जो है एंडोर्स भी करेंगे कि लास्ट टाइम जब उन्होंने उसको डिनर दिया था 3 अप्रैल से पहले 2 अप्रैल की रात को, तो 172 के बजाय उनके पास सिर्फ 136 बंदे वहां पे मौजूद थे खाने के ऊपर। इसका मतलब है कि 36% जो थे उनके साथ छोड़ चुके थे। राणा साहब ने मुझे यहाँ पे अभी बात की, उन्होंने कहा कि जी खान साहब को चाहिए जाकर रिजाइन कर दे। खान साहब तो रिजाइन कर देंगे, अगर खान साहब इतने ही पक्के होते, इतने ही वो अपनी बातों के पूरे होते, तो रिजाइन तो उसी दिन दे देते जिस दिन उन्होंने कहा था, खुद अपने मुंह से कहा था कि यार मुझे अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया कि आप रिजाइन करके घर चले जाओ। तो भाईजान इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिद की वजह से, आप अपनी अना की वजह से आपने सारे काम शुरू किए ये वाला। दूसरा, खान साहब अगर राणा साहब की अगर बात को मैं लेके चलता हूँ, राणा साहब कहते हैं कि वो रिजाइन करते, अगर वो रिजाइन करेगा तो क्या ये इस बात की क्या गारंटी है कि खान साहब के साथ इस वक्त मौजूद 110, 120, 130, 140, 150 जितने भी मेंबर आ रहे हैं, क्या वो भी इस्तीफा देंगे? मेरा ये क्वेश्चन है राणा साहब से। जी राणा साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ना एक छोटी सी सिर्फ 30 सेकंड में मेजर साहब को जवाब देना चाहूंगा। देखिए मेजर साहब, मैं आपकी एक बात जो है ना वो जरा आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान अब उन हालात से निकल चुका है जहां पे फौज जो है वो फैसले करती थी। देखें, डिप्टी स्पीकर फौजी नहीं है, नेशनल असेंबली फौज की नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे जज फौज नहीं है, जिन्होंने फैसला दिया चीफ जस्टिस साहब 5 जज वो फौजी नहीं है। तो लिहाजा हर चीज के अंदर, हर मामले के अंदर, पाकिस्तान के मामले के अंदर फौज को घसीटना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप भी फौज से रिटायर्ड मेजर हैं और इसलिए फौज को घसीटना आपकी मजबूरी है, लेकिन जो इस वक्त आइन, कानून और पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना, तो उसमें फौज को नहीं घसीटा करें। फौज अब बिल्कुल, पाकिस्तान की फौज जो है ना वो सिर्फ अपने काम और अपने मामलात में बिजी है। हसन नूरानी साहब की मैं सवाल का जवाब, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के पास इस्तीफा दें। मुझसे क्वेश्चन ये किया गया था कि इमरान खान के पास अब ऑप्शन क्या है, वो क्या करेंगे आगे। तो जैसा उन्होंने पहले उनको मशवरा दिया गया था तहरीक अदम एतमाद से पहले, 3 तारीख से पहले, कि उनके 155 मेंबर्स जितने पीटीआई के हैं वो सब के सब रेजिग्नेशन दें। मेरा ये जवाब है या मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी लोग हैं, अगर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है परसों 9 तारीख को, तो उनके पास एक ही ऑप्शन आईनी और कानूनी तौर पे बचेगा, और वो ये है कि तमाम पीटीआई के मेंबर्स जो हैं वो इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे के जब वो सारे के सारे असेंबली से इस्तीफा देंगे तो डेफिनेटली जो अपोजिशन है इनका अगर पीएम बन भी जाता है तो सेशन नहीं हो पाएगा, ये आगे चल नहीं सकेंगे। इनको केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करना पड़ेगी। ये वो हिसाब है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इमरान खान साहब चुप करके इतनी जल्दी से नहीं बैठने वाले। ठीक है, मुझे हेडलाइन की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मेजर मोहम्मद अली शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं राणा साहब की बात पर। मोहम्मद अली शाह साहब। जी, क्योंकि इमरान साहब ने मजबूर कर दिया है मेरे को, तो मेरे को ये बात 2-3 बातें सामने रखनी पड़ेंगी। माफ कीजिएगा साहब, पूरे अदब से मैं कहता हूँ कि मैं सन 2003 में मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे था, बिल्कुल 30 मीटर के फासले पे, 30 मीटर के फासले पे हमारी लास्ट पोस्ट और आपकी पहली पोस्ट वहां पे थी। तो हमारा वहां पे, और ये सीज फायर से पहले की बात है भाई साहब, जब वहां पे गोली चलती थी, तो हमने पाकिस्तान आर्मी को करीब से वहां पे देखा हुआ है। आपने पाकिस्तान आर्मी की बात की तो बुरा मत मानेगा राणा साहब, ये बात फैक्ट है कि आपका जनरल साहब भगड़ा हो रखा है। ये बात फैक्ट है कि हमारे इंडियन आर्मी के एक मेजर साहब है, इन्होंने वीडियो निकाला था, तब आपके जनरल साहब जनरल फैज हामिद की नौकरी खा गई थी उन्होंने। ठीक है, ये बात आपको, ये फैक्ट है, कुछ आपको मालूम होने चाहिए राणा साहब। आपने मजबूर किया है मेरा मुंह खोलने के लिए, इसीलिए मैंने मौका दिया, मेरे पास समय नहीं था। राणा साहब लौटूंगा आपके पास। राणा साहब आपका जवाब भी लूंगा हेडलाइंस के बाद। चलिए, पाकिस्तान से तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं राणा अली साहब आपका रुख करूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे मोहम्मद अली शाह साहब की बात पर।
मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं उनसे गुजारिश यही कर रहा था कि देखें, पाकिस्तान के अंदर अब हालात बहुत बदल चुके हैं। अब ये 90s 80s और 2008 से 8 तक वाले हालात नहीं है कि जब फौज जो है वो मुदाखलत करती थी या आर्मी जो है हर काम में आती थी। अब इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए, ये जितना पॉलिटिकल सिनेरियो आज ये जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी पिछले एक माह के अंदर, वो आप भी हर डेली आप उसको रिपोर्ट करते रहे हैं, हमारे जरिए करते रहे हैं, वैसे भी आप वॉच भी करते होंगे। इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हर काम के अंदर देखिए ना, पहले दिन से एक बात चल रही थी आपके चैनल पे बैठ के कि भाई ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई, इसके पीछे फौज है, ये कामयाब हो गई, इसके पीछे फौज है, ये नाकाम हो गई, इसके पीछे फौज है। ये बाजवा साहब DG ISI और जनरल नदीम और फैज अमीर से बाहर निकल ही नहीं रहे थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्योरली एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सारी कार्रवाई हुई है, ये आपको भी पता है। असेंबली फौज नहीं चलाती है, सुप्रीम कोर्ट फौज नहीं चलाती है, और ना असेंबली में और ना सुप्रीम कोर्ट में कोई जज फौजी नहीं बैठा हुआ। ये फैसले जो भी हुए हैं ये प्योरली आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं। इसलिए गुजारिश मैं ये कर रहा था मेजर अली शाह साहब से कि सर आप हर काम के अंदर, हर बात के अंदर फौज को ना लेके आया करें, कभी इंडिपेंडेंटली आइन और कानून की बात भी कर लिया करें कि जो जिसके तहत चीजें चल रही होती हैं। ये गुजारिश मैं कर रहा था। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं राणा साहब आपसे बड़े प्यार से अदब से 2 बातें बस, केवल ज्यादा बातें नहीं, जैसे है तो 20 पॉइंट लेकिन वक्त की कमी है, 2 पॉइंट बस, ठीक है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान आ गई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान से जो नुमाइंदा गया लॉजिकली तो शाह महमूद कुरैशी आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको जाना चाहिए था। जनरल फैद हामिद साहब गए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूं, अगर आप मेरी बात का जवाब दे दें मैं दाग दूंगा आपकी। भाई अभी जब ये इतना ड्रामा हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 3 अप्रैल को, पाकिस्तान की मिलिट्री सामने आती है और बोलती है इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये साबित होता है। अब इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, सवाल है, लेकिन मैं केवल 2 रख रहा हूं आपके आगे, आपके लिए क्या पसंद कर रहा हूं। मेरा इसका जवाब तीसरी बात है, इमरान खान साहब दाद देते हैं हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका से डेलीगेशन आता है, वो रावलपिंडी में आपके जनरलों को मिलके वापस चल जाता है, नोश नहीं फरमाते इमरान खान के साथ बैठ के इस्लामाबाद में। ये तीसरा पॉइंट है। वैसे 20 पॉइंट है मेरे पास, 100 पॉइंट है, बस 2-3 पॉइंट रखे आपके सामने। राणा साहब प्लीज जवाब दे दिए आप। अब सुन लीजिए, देखिए आपने कहा कि उनको वजाहत देनी पड़ी। मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि उनको बजाते खुद वजाहत नहीं देनी पड़ी, उनसे क्वेश्चन किया गया, और क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने किया DG ISPR से, और उस क्वेश्चन के जवाब में ये कहा गया कि जो कुछ हुआ इसमें हमारा कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो तासुर आप ये दे रहे हैं कि फौज ने बजाते खुद आगे आके इस चीज की वजाहत दी। तो ये मैं एक आपकी कंफ्यूजन जो है ना वो दूर कर देता हूँ कि फौज ने बजाते खुद नहीं की, बल्कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया उनसे कि भाई आज जो हुआ है उसका आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अब आयाऊट पहाड़ के नीचे मेरे भाई, अब आयाऊट पहाड़ के नीचे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, मैंने इसलिए आपको इंटरप्ट नहीं करा क्योंकि जर्नलिस्ट ने ये नहीं पूछा कि इसमें आपका क्या हाथ था कि नहीं था, या इसमें आपको क्या रोल था। जर्नलिस्ट ने ये पूछा था कि इसको आप कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। तो इसमें लॉजिकली पाकिस्तान मिलिट्री जवाब देती कि भाई ये हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें, इसे आप निकाले। क्या महमूद कुरैशी क्यों नहीं गए थे वहां पे अफगानिस्तान तालिबान को हक्कानी नेटवर्क के लिए सीट दिलाने के लिए? आपके जनरल साहब गए, इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि भाई मैं दाग देता हूँ हिंदुस्तान की, उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। आपकी फॉरेन पॉलिसी में तो मिलिट्री दखलंदाजी देती है। क्या कहते हैं राणा साहब? ठीक है राणा साहब, एक मिनट देखें। मेजर साहब आपने ये बात किया है कि इंडिपेंडेंस पॉलिसी, और खान साहब ने जो है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रेज किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि खान साहब का एक नारा भी था कि मोदी का जो यार है पाकिस्तान का गद्दार है? क्या ये बात आपने नहीं सुनी थी? तो यार भाईजान आप देखें, मीठा मेजर साहब आप मेरी भी सुन लें, मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू, आप किस तरह की बात करते हैं?
देखें, बात सुने, जो चीज अच्छी होती है डेफिनेटली हम मुझे और आपको खुले दिल से उसको कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन जो चीज अगर हम बहस पर बहस के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर उसका जो असल जो इस वक्त मुद्दा है हमें उस पर डिस्कस करनी चाहिए। मैंने आपसे ऑफ द स्क्रीन भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि छोड़ें यार, हम तो जिस मुद्दे पे बैठे हैं हम उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। अभी हमारे साथ देतो साहब भी बैठे हुए हैं, तो अब हम तीनों जो है हम सोच को लेके बैठ गए, इसका क्या फायदा हुआ? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। चलिए, पाकिस्तान के भविष्य को लेकर आप सभी से चर्चा हो चुकी है, अब शायद हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि